हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एंसेंट हिस्ट्री के आगे के पार्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म। लास्ट वीडियो में हमने जैन धर्म तक के बारे में पढ़ा था, अब बौद्ध धर्म का पढ़ेंगे। मैंने यहाँ लिख दिया है बौद्ध धर्म। अब यहाँ से देखेंगे कि इसके संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक मेन यही पूछता है, उससे मैंने यहाँ लिख रखा है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। स्थान का नाम पूछता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका स्थान कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म। पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था सुधोधन। सुधोधन। यह किस गण के मुखिया थे? तो यह शाक्य गण के मुखिया थे। शाक्य गण के मुखिया थे। माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम कई बार पूछ चुका है, माया देवी। माता की मृत्यु इनके जन्म के 6 दिन के अंदर हो गई थी। तो इनका लालन पालन किसने किया था? गौतमी माँ प्रजापति ने। प्रजापति गौतमी ने की थी। इनकी एक्चुअल माँ थी माया देवी, और पाल पोष कर बड़ा करने वाली माँ थी प्रजापति गौतमी। पाल पोष लालन, यहाँ लिख देती हूँ, लालन पालन करने वाली माता कौन थी? प्रजापति गौतमी। इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पत्नी का नाम यशोधरा। इनका एक पुत्र था, उसका नाम था राहुल। इन्होंने गृह त्याग कब किया था? तो इन्होंने गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। और इनके गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? यहाँ लिखते हूँ, गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाविनिशीकरण।
महाविनिष्य क्रम कहलाती है। गृह त्याग की घटना, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाविनिष्य क्रम कहलाती है। इनके प्रथम गुरु का नाम कई बार पूछता है। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? प्रथम गुरु थे अलारा कलाम। अलार कलाम। यहां से इन्होंने किस चीज की शिक्षा ली थी? सांख्य दर्शन की। सांख्य दर्शन की शिक्षा। और उसके बाद दूसरे अलार कलाम के बाद किससे उन्होंने, इनके सेकंड गुरु अगर बोले तो कौन थे? तो सेकंड गुरु, द्वितीय गुरु थे रुद्रक रामपुत्र। फर्स्ट गुरु पूछे, ज्यादातर यही पूछता है, लेकिन अगर सेकंड गुरु पूछे तो इनका नाम हो जाएगा रुद्रक रामपुत्र। हो गया? यहां तक क्लियर है? अब आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध को कितने वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ी? कठिन तपस्या कितने दिनों तक तपस्या की थी? तो 6 वर्ष। 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, 35 इयर्स की आयु में कहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई थी वैशाख पूर्णिमा की रात। वैशाख पूर्णिमा की रात फल्गु नदी के किनारे। फल्गु नदी के किनारे कौन से पेड़ के? पीपल के वृक्ष के नीचे। वृक्ष के नीचे। जब ये पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके कठिन तपस्या कर रहे थे तो इनको वैशाख पूर्णिमा की रात फल्गु नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो यहीं से सिद्धार्थ जो है वह क्या कहलाते हैं? सिद्धार्थ कब से बुद्ध कहलाने लगे? ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ का नाम क्या हो जाता है? बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं ज्ञान प्राप्ति के पश्चात। और जो जिस जगह पर इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी वह स्थान क्या कहलाता है? जिस स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे फल्गु नदी के किनारे जहां बैठ करके इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस जगह का नाम बोध गया हो गया, जो कि अभी बिहार में है। वह स्थान बोध गया कहलाया। और इसी के साथ यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंस, या बाद में देखते हैं। तो इसको कंप्लीट कराने के बाद दोनों में, जैन और बौद्धों में, थोड़ा सा आपको एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। पहले गौतम बुद्ध को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। प्रथम उपदेश कई बार पूछा है। इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश सारनाथ में। सारनाथ का पुराना नाम क्या है? ऋषिपत्नम।
ऋषिपत्तनम। और इनके उपदेश जब ये प्रथम उपदेश दिए थे कहाँ? सारनाथ में। तो इस घटना को क्या कहलाया? प्रथम उपदेश देने की घटना बौद्ध धर्म में क्या कहलाती है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। और सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन और पूछता है कि सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? सबसे ज्यादा उपदेश किस स्थान पर दिए? तो वह आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए, सर्वाधिक उपदेश। कौशल देश की राजधानी थी। कहाँ की, किसकी राजधानी थी? श्रावस्ती। कौशल की राजधानी थी। राजधानी का नाम पूछता है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। यहाँ पर इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। अब जब ये गौतम बुद्ध अपना उपदेश देते थे तो वो किस भाषा में देते थे? उपदेश किस भाषा में देते थे? उपदेश की इनकी भाषा क्या थी? यह भी इंपॉर्टेंट है, पाली। और जैन धर्म, यहाँ पे जैन धर्म में कौन सी भाषा? जैन धर्म की भाषा क्या थी? प्राकृत। यह भी पूछता है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्राकृत, पाली भाषा गौतम बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और प्राकृत भाषा जैन धर्म से। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है कि उनकी मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो 80 वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की आयु में। फोर 83 ईसा पूर्व। कुशीनारा में कहाँ हुई थी? कुशीनारा। अभी कहाँ पर है वह? उत्तर प्रदेश का देवरिया में। वो जगह कौन सी है? कुशीनारा, यूपी का देवरिया। यूपी जिला का देवरिया में कुशीनारा नामक स्थान है। वहां पर चुंद द्वारा अर्पित भोजन के बाद हो गई थी। चुंद द्वारा अर्पित भोजन। अर्पित भोजन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, ये याद रखिएगा। और मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनारा में, देवरिया में। और इनकी मृत्यु की जो घटना है उसे क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण। तो हमने 3 घटनाएं पढ़ी। जब गृह त्यागने की घटना, एक बार रिवीजन, गृह त्याग, महाविनिशीकरण, दोबारा रिवीजन करा रही हूं, महाविनिशीकरण, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब उपदेश दिया, प्रथम उपदेश, उस घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन।
और मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये तीनों घटनाएं इंपॉर्टेंट है। गृह त्याग, महाविनिशीकरण, प्रथम उपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन, मृत्यु, महापरिनिर्वाण। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म में भी, जैन धर्म में जैसे 3 रत्न थे, तो यहाँ पर क्या है? 3 पिटक है। बौद्ध धर्म में 3 पिटक है, त्रिपिटक। त्रिपिटक कौन कौन से? बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है। विनय पिटक, यह भी पूछता है, विनय पिटक। तीनों त्रिपिटकों का नाम याद होना चाहिए। विनय पिटक, सूत्र पिटक और थर्ड है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। तीनों पिटकों की भाषा पूछे कि अगर पूछे कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों की भाषा क्या है, तो वह पाली है, पाली भाषा में है। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में, यह भी इंपॉर्टेंट है, आत्मा की परिकल्पना नहीं है। ये लोग आत्मा में भरोसा नहीं करते हैं, जबकि जैन धर्म में आत्मा की परिकल्पना है। यहाँ पर अब रिलेट करते चलेंगे। आत्मा की, जैन धर्म में आत्मा की परिकल्पना है, आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म आत्मा को मान्यता देता है और बौद्ध धर्म आत्मा को मान्यता नहीं देता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की भी मान्यता है। बौद्ध धर्म के लोग पुनर्जन्म में भरोसा करते हैं। पुनर्जन्म की मान्यता है, मानते हैं कि दोबारा पुनर्जन्म होती है। बुद्ध के अनुयायी जो हैं 2 भागों में विभाजित हैं। बुद्ध के अनुयायी, इनके अनुयायी जो हैं 2 भागों में, अनुयायी को 2 भागों में बांट गए हैं। एक है भिक्षुक, एक अनुयायी जो है ये भिक्षुक कहलाते हैं, और दूसरे उपासक। भिक्षुक कौन होते हैं? भिक्षुक जो होते हैं संन्यास ग्रहण करते हैं। वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या करते हैं? संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। गृहस्थ जीवन को छोड़ करके संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। संन्यास ग्रहण कर धर्म का प्रचार करते हैं। इन्हें भिक्षुक प्रचार करते हैं, वह क्या कहते हैं? भिक्षुक कहलाते हैं। और उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? उपासक कहलाते हैं। अब बौद्ध धर्म के हमने 3 पिटकों को देखा, और बौद्ध धर्म में 3 रत्न भी है। जैन धर्म में भी 3 रत्न है और बौद्ध धर्म में भी 3 रत्न है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। बुद्ध,
धम और संघ है। यह किसके त्रिरत्न है? 3 पिटक है, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। 3 रत्न है, बुद्ध, धम और संघ। यह इंपॉर्टेंट है। और जैन धर्म में कितने रत्न होते हैं? 3 रत्न। जैन धर्म को यहाँ पे देख लेते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी एक बार रिवीजन करा रही हूँ। कौन से थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। और सम्यक आचरण। आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न है, यह भी इम्पोर्टेंट है। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न भी इम्पोर्टेंट है। 2 बार दोनों को रिवीजन करा दी हूँ। आगे देख, एक और है बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की आयु। बौद्ध धर्म में अगर कोई शामिल होता है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 15 ईयर्स। और सम्मिलित होने की जो घटना है उसे क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। घटना को उपसंपदा कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि कुछ जरूरी है जो बौद्ध संगतियां, कितने बौद्ध संगतियां हुई है, बौद्ध सभाएं। बौद्ध धर्म की कितनी सभाएं हुई थी और कहाँ कहाँ पर हुई थी? एक क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। एक क्वेश्चन तो किसी भी एग्जाम में आता ही आता है। तो देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और इस किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। सेकंड, द्वितीय जो है वह 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सब्बाकामी के। और इसके शासनकाल में हुआ था तो यह कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता मौग्लीपुत्र तीर्थ ने की थी। और यह अशोक के शासनकाल में हुई। यह सबसे ज्यादा बार पूछा गया है अब तक का क्वेश्चन, इसे डबल स्टार मार्क करिए। फोर्थ है, कब हुई थी? यह 98 ईस्वी में हुई थी, कुंडल वन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र, जिन्हें अश्वघोष भी कहा जाता है, की अध्यक्षता की थी। और यह कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। यह भी कई बार पूछा जा चुका है। कुछ मठों के बारे में देख लेते हैं कि कौन सी मठ कहाँ है। तो सबसे पहला जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोधिमंडा मठ है। बोधिमंडा मठ कहाँ है? तो आपको पता है यह बोधगया बिहार में है। हिमिस मठ कहाँ है? हेमिस मठ, सॉरी, हेमिस मठ कहाँ है? तो यह लद्दाख में है। और एक और इम्पोर्टेंट है तवांग मठ, यह है अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा एक और है रुमटेक मठ, इसको कई बार पूछा गया है। रुमटेक मठ कहाँ है? गंगटोक, सिक्किम में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सबसे ज्यादा ये कुछ संप्रदाय है और उसके संस्थापक, इससे क्वेश्चन पूछता है। आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र,
गोसाल, गोशाल। और है घोर अक्रियवादी, घोर अक्रियवादी के संस्थापक है पूरन कश्यप, पूरन कश्यप। भौतिकवादी, संप्रदाय के संस्थापक पकुदकच्चायन, पकुदकच्चायन। अनिश्चयवादी संजय बेट्ठिलपुत्र, अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक हैं संजय बेट्ठिलपुत्र। बेट्ठिलपुत्र, तो यह इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। आजीवक मखलिपुत्र गोशाल, घोर अक्रियवादी पूरन कश्यप, भौतिकवादी पकुदकच्चायन, अनिश्चयवादी संजय। एक नाम भी याद रखिएगा तो याद रखिएगा, आजीवक मखलिपुत्र, घोर अक्रियवादी पूरन तो कश्यप याद हो जाएगा साथ में, भौतिकवादी पकुद के साथ कच्चायन याद हो जाएगा। एक नाम याद रखिएगा तब भी आप ऑप्शन को सही टिक लगा पाइएगा। 6ठी शताब्दी के पूर्व जो है भारत वर्ष कितने जनपदों में विभाजित था? 6ठी शताब्दी के पूर्व भारतवर्ष भारतवर्ष 16 जनपदों में विभाजित था, 16 जनपदों में विभाजित था। और सारे जनपदों की अपनी अपनी राजधानियां थी। राजधानियों को मैं एक अलग सेशन में करा दूंगी। तो चलिए देखते हैं मगध जनपद के बारे में। मगध का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन था? तो बृहदत्त था। प्राचीन मगध जो साम्राज्य था उसके सबसे प्राचीन संस्थापक का अगर नाम पूछे, मगध के प्राचीन संस्थापक, प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहदत्त था। बृहदत्त था। और इसकी राजधानी क्या थी? गिरिब्रज। राजधानी भी याद कर लीजिएगा, पूछता है। राजधानी गिरिब्रज। जिसको क्या कहा जाता है? राजगृह। उसके बाद कौन सा वंश आया? हर्यक वंश है। हर्यक वंश सबसे प्राचीन में है। उसके बाद हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। बिंबिसार था। और यह जैन धर्म, यह बिंबिसार जो था वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म का मानने वाला था। यह बिंबिसार जो है मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 554 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा था। बिंबिसार ने बृहदत्त को हराकर अंगराज्य को अपने में मिला लिया था। बिंबिसार राजधानी कौन थी? राजगृह।
बिंबिसार का एक और कार्य है, यह गौतम बुद्ध की सेवा में किस राजवैद्य को भेजा था? तो यह बिंबिसार ने गौतम बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। राजवैद्य जीवक को किसके पास भेजा था? गौतम बुद्ध के पास है, उनकी सेवा करने के लिए। गौतम बुद्ध की सेवा के लिए किसको नियुक्त किया था? राजवैद्य जीवक को। और इसने अपने राज्य के विस्तार के लिए 2-3 शादियां की थी। महाकौशला से, चेलना से और क्षेमा से। बिंबिसार ने अपने राज्य के विस्तार के लिए 3 शादियां की थी। पहली शादी उसने महाकौशला से की थी, जो कि कौशल नरेश प्रेषणजीत की बहन थी। किसकी? प्रेषणजीत की बहन थी महाकौशला। सेकंड शादी उसने चेलना से की थी, जो कि राजा चेटक की पुत्री थी। और थर्ड विवाह उसने क्षेमा से की थी, राजकुमारी, जो कि मद्र देश की राजकुमारी थी। ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन अभी पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बता दी। और बिंबिसार की हत्या किसने की थी? बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। हर्यक वंश को ऐसे समझते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। यह इम्पोर्टेंट है। हर्यक वंश का पुत्र कौन था? बिंबिसार का पुत्र कौन हुआ? अजातशत्रु। अजातशत्रु क्या करता है? अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठ जाता है। अजातशत्रु किसकी हत्या करता है? अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठ जाता है। और इसका एक और नाम भी था अजातशत्रु का, कुनिक के नाम से गद्दी पर बैठता है। उसके बाद इसका अजातशत्रु का पुत्र हुआ उदयन। उदयन भी अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठ जाता है। उसके बाद इसका पुत्र, उदयन का पुत्र हुआ नागदशक। नागदशक भी उदयन की हत्या करके क्या करता है? गद्दी पर बैठता है। उसके बाद नागदशक का पुत्र था शिशुनाग। शिशुनाग भी अपने पिता नागदशक की हत्या करके गद्दी पर बैठता है और यहाँ से एक नया वंश स्टार्ट करता है, नागवंश। अब ये हर्यक वंश कहाँ आके खत्म होता है? शिशुनाग पर। शिशुनाग के नागदशक इसका लास्ट अंतिम राजा कहलाया हर्यक वंश का, और शिशुनाग ने नागवंश की स्थापना की। आ गया समझ में? अगर पूछे हर्यक वंश का संस्थापक तो बिंबिसार, हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक। अंतिम राजा नागदशक। ठीक है। और शिशुनाग का संस्थापक, नागवंश का संस्थापक कौन हुआ? शिशुनाग। इसको आगे पढ़ेंगे। इतना तक क्लियर हो गया? नागदशक तक क्लियर हो गया ना? तब इसी कारण हर्यक वंश को क्या कहा जाता है? पिता की हत्या करने वाला वंश, पितृहत्यात्मक वंश कौन कहलाता है? हर्यक वंश। पितृहत्यात्मक वंश, पिता की हत्या करने वाला वंश। कई बार यह क्वेश्चन पूछ चुका है कि निम्न में से कौन सा वंश पिता की पितृहत्यात्मक वंश है, तो वह हमारा आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। पितृहत्यात्मक वंश कहलाता है, यानी कि पिता की हत्या कर, इसमें सारे एक दूसरे अपने पिता की हत्या करते हैं। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु की हत्या उदयन की हत्या नागदशक की हत्या शिशुनाग। अब शिशुनाग के बाद यहाँ ये वंश खत्म हो जाता है। नागदशक के पश्चात यहाँ से नागवंश स्टार्ट होता है। अब नागवंश से आगे देखेंगे। अब नागवंश देखते हैं। नागवंश का संस्थापक शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक के टाइम में कौन सा बौद्ध संगति हुआ था? यह भी आप कमेंट करके बताइएगा। अभी तुरंत का पढ़ाया हुआ है। कालाशोक के टाइम में
बौद्ध धर्म का कौन सा बौद्ध सभा हुआ था या बौद्ध संगति हुई थी? कालाशोक का उत्तराधिकारी हुआ नंदीवर्धन, और नंदीवर्धन जो हो गया वह नाग वंश का अंतिम राजा हुआ। क्वेश्चन यही पूछता है, एक फर्स्ट, इसमें से ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। न पूछेगा कि नागवंश का संस्थापक कौन था और इसका अंतिम राजा कौन था। कालाशोक ने क्या किया था? इसने एक काम किया था, जो राजधानी जो पाटलिपुत्र थी उसे यह वैशाली ले आया था। नहीं सॉरी, यह पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाया था। कालाशोक ने पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाया। तो राजधानी चेंज किसने किया था? शिशुनाग ने। इसने क्या बनाया? वैशाली बनाया। सब पहले पाटलिपुत्र था। हर्यक वंश में क्या था? हर्यक वंश का ही तो यह पार्ट था शिशुनाग, लेकिन इसने अपने पिता की हत्या के बाद अपने नाम को हर्यक वंश से हटाकर एक नया वंश स्थापित करता है, नागवंश। तो यह यहाँ पर पाटलिपुत्र को हटा करके क्या करता है? वैशाली ले आता है, और वैशाली को इसके पुत्र कालाशोक फिर से पाटलिपुत्र राजधानी बनाता है। हो गया, समझ में आ गया? अब नंदीवर्धन इसका अंतिम शासक था। इसके पश्चात कौन सा वंश स्टार्ट होता है? नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। महापद्म नंद कौन था? संस्थापक। और इसका अंतिम अगर बात करें, अंतिम राजा कौन था? तो घनानंद। घनानंद को किसने पराजित किया था? घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी, घनानंद। तो यहाँ भी इंपॉर्टेंट क्या है? नंद वंश का संस्थापक और अंतिम राजा कौन था? नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद। अब वंश को एक बार सीक्वेंस वाइज देखते हैं। पूछता है कि कौन सा वंश किसके पश्चात आया था। आप इसे नोट डाउन करते चल रहे हैं या नहीं तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। इस तरह से आपको कहीं भी पूरी क्लियरिटी के साथ कहीं पढ़ा करके बिल्कुल इस तरह से सीक्वेंस वाइज कहीं नहीं बताया गया है, इसलिए आप इसको मिस मत करिए। तो स्क्रीनशॉट लीजिए या तो नोट डाउन करते चलिए। चलिए आगे देखते हैं। अब एक बार वंश को देखते हैं। सबसे पहला वंश हर्यक वंश, इसके संस्थापक बिंबिसार। नागवंश, उसके बाद नागवंश, इसका संस्थापक शिशुनाग। नंद वंश, इसका संस्थापक महापद्म नंद। मौर्य वंश, उसके बाद आया मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद आया शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद आया कन्नम वंश। कन्नम वंश का संस्थापक वासुदेव। और आंध्र सतवाहन वंश का संस्थापक शिमुक। हो गया। कन्नम वंश का संस्थापक वासुदेव और अंतिम राजा अगर पूछे तो सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या कौन करता है? शिमुक करता है, और आंध्र सतवाहन वंश की स्थापना करते हैं। इसकी हत्या करता है शिमुक। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, और इसका अंतिम शासक देवभूति था। देवभूति की हत्या कौन करता है? वासुदेव करता है, और कन्नम वंश की स्थापना करता है।
अब आगे हर्यक वंश पढ़ लिए, नागवंश। सबसे पहले मौर्य वंश से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, तो अब हम लोग सबसे पहले मौर्य वंश को देखेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वंश वाइज कहीं मिलता नहीं है कि सबसे पहले कौन कौन सा वंश था, किसके बाद कौन सा वंश आया। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया, नंद वंश के बाद कौन सा वंश आया। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, तो आज के वीडियो को यहीं रोकते हैं। आगे मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश, जितने भी हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, जितने बाकी बच जाते हैं उसको नेक्स्ट पार्ट में कर देते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो आपको पढ़ने में भी दिक्कत होती है और मुझे थोड़ा डाउनलोड करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 करके डाल दूंगी। आप लोग आज ही डाल दूंगी दोनों पार्ट को। ये पार्ट अभी मैं डालूंगी, उसके शाम तक एंशिएंट हिस्ट्री का थर्ड पार्ट भी मैं अपलोड कर दूंगी। तो आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। और आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट करिए अगर कोई क्वेरी हो आपको तो। और चैनल पर नए हैं तो लॉ एंड जीके एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग मौर्य वंश को थोड़ा अच्छे से डीप से पढ़ेंगे। वहां से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। अब मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगी तो उसमें से इम्पोर्टेंट फैक्ट छूट जाएंगे, इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं रोकती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं। तो चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।